हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में, जिसमें आज हम एक और नया वीडियो यानी कि मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई फैकल्टी एक और धुआंधार वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक और बड़ा वजनदार बड़ा दमदार लॉ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट या रेसिप्रोकल और कंबाइनिंग प्रोपोर्शन वेट्स। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मेरे को बोलने में अच्छा लगता है तो मैं इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता हूं। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का हम यहां पर डिस्कशन करेंगे जो एक और जेईई के हिसाब से बड़ा दमदार लॉ है। और देखो, हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने ऑलरेडी 3 लॉ निपटा चुके हैं। पहले 2 लॉ तो हम 9th क्लास में ही निपटा कर आ गए थे, लेकिन यहां पर हमने मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से उनको कवर किया है। और यह है हमारा चौथा लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि अगेन केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है। यानी कि अगेन एक ऐसा लॉ है जो हर केमिकल रिएक्शन ओबे करती है, हर तरीके की केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है। लॉ ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं इस लॉ पे चर्चा करते हैं। बड़ा दमदार लॉ है और इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो रिचर्ड साहब ने यह लॉ दिया था 1872 में, ठीक है। तो कोई पूछे अगर जीके का क्वेश्चन कभी आता है तो पूछेंगे कि किसने ये लॉ बनाया है, तो रिचर्ड साहब ने 1872 में। और ये कभी केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अगर ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में वो दे रहे हैं मतलब वो आपकी जीके टेस्ट कर रहे हैं। और केमिस्ट्री, क्योंकि भाई साइंटिस्ट का नाम किस ईयर में कौन सा लॉ आया, ये जीके का क्वेश्चन हो जाता है। ये फिर केमिस्ट्री इसमें कुछ रहती नहीं है। केमिस्ट्री का अगर वाकई में वो क्वेश्चन है तो वो ये पूछेंगे कि इस लॉ में होता क्या है, या इस लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन दे देंगे और बताएंगे कैसे आप इस लॉ को उस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। वो हमको चर्चा करनी है। बट एनीवे, स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। और ये बड़ा दमदार लॉ है। रट्टाफिकेशन वाले यहां पर नजर गाड़ सकते हैं, रट्टाफिकेशन वाले यहां देख सकते हैं, क्योंकि लॉ को जो समझने में मजा है वो रटने में नहीं है। तो रटने वाले वहां नजर डालेंगे जो मैं सच्ची समझाना चाह रहा हूं। अब ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कई लोग इस लॉ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते पढ़ते, क्योंकि जब ये डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना तो वो बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट कर देती है। शुरू की 1-2 लाइन में तो समझ में आने लगता है, तीसरी लाइन तक आते आते दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है। वो कंफ्यूजन ना आए इसके लिए ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं आपको। हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए, बी एंड सी। हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए, बी, सी। और इन तीनों एलिमेंट से हमने क्या करा, एक कुछ कंपाउंड बनाया, ठीक है। पहले हमने कंपाउंड बनाया ए बी सी से कंपाउंड बनाया ए बी, और ए सी, मतलब ए बी से एक ए से कंपाउंड बनाया, 2 ए से 2 कंपाउंड बनाए, एक ए बी और एक ए सी। तो एक बन गया हमारा ए बी और एक बन गया ए सी। ए बी को बनाने के लिए हमने ए प्लस बी का सहारा लिया और ए सी को बनाने के लिए हमने ए और सी का सहारा लिया। अब ए बी और ए सी में कॉमन कौन है, ए, और ए का अपन ने फिक्स्ड मास ले लिया, ठीक है। अपन ने फिक्स्ड मास ले लिया और यहां पर बी का कोई मास लगा होगा, मतलब यहां पर बी का कोई मास लगा होगा। से ए का मास क्योंकि फिक्स्ड है तो ए का मास हम मान लेते हैं ए, स्मॉल ए। बी का मास यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, मतलब बी का मास लगा है एक्स, बी का मास लगा है एक्स। और यहां एसी बना है, यहां पर एसी बना है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एसी बना है तो इसमें ए का मास तो वही लग गया, ए फिक्स्ड है, और सी का मास लग गया वाई, सी का मास लग गया वाई। ध्यान से सुनना। तो कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ masses of B and C when they are combining with a fixed mass of A? That mass of B which combines, ध्यान से देखते जाना अंग्रेजी, which combines with fixed mass of A to form AB
इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। तो भैया जो बी का मास लगा है ए बी के साथ, ए के साथ ए बी बनाने में, वो लगा है एक्स, वो लगा है एक्स। एंड सिमिलरली mass of C which combines with mass of, और कहना चाहिए fixed mass of A which combines with fixed mass of A to form AC is equal to Y। मतलब मैं कह रहा हूं C का जो मास लगा है A के फिक्स्ड मास से AC में, वो लगा है Y। तो B अलग है तो B का मास लगा X, C का मास लगा Y। और X और Y में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि भाई ये अलग अलग एटम है, ये सेम एटम नहीं है। सेम एटम होते तो मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाता, फिर बोल देता है एक्स और वाई का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर में होगा या इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। लेकिन फिर उसके लिए पहली बात तो बी और सी को एक ही एलिमेंट होना चाहिए, बी और सी अलग अलग नहीं होने चाहिए था ऐसे। और दूसरा, वहां पर फिर आपस में रेशियो इनका देख लिया जाता, लेकिन अभी बी और सी अलग अलग है, तो अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको मास ऑफ बी मिल गया विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ ए टू फॉर्म ए बी इज एक्स, एंड मास ऑफ सी विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ ए टू फॉर्म ए सी इज वाई। तो भैया ए का दोनों में मास फिक्स्ड है ए, यहां बी का मास है एक्स और सी का मास है वाई, सी का मास है वाई। तो कैन आई कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मासेस, लाइक कैन आई कैलकुलेट द रेशियो ऑफ masses of कौन से masses B and C in AB and AC respectively, मैं क्या कह रहा हूं, what will be the ratio of masses of B and C in AB and AC respectively। तो masses का रेशियो आ जाएगा, it will be nothing but x upon y, it will be nothing but x upon y, and let this be equation 1, and let this be equation 1 because it is equal to x upon y, ये रेशियो आ गया, and let this is equation number 1। तो ये equation 1 हो गई। बी और सी का जो मास का रेशियो है वो एक्स अपॉन वाई है, और जो एक्स अपॉन वाई रेशियो है वो हमने मान लिया कि ए बी और ए सी में रिस्पेक्टिवली है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे ध्यान से सुनेंगे। तो ए बी और ए सी में जो रेशियो हो गया बी और सी का, वो एक्स टू वाई हो गया। अब भाई साहब बी और सी डायरेक्टली भी तो मिल सकते थे कंपाउंड बी सी बनाने के लिए, बी और सी डायरेक्ट भी तो मिल सकते थे कोई और कंपाउंड बी सी बनाने के लिए जिसमें बी का अलग मास है और सी का अलग मास है। मान लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि बी का एक्स मास है और सी का वाई मास है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि बी का तो एक्स मास का कंट्रीब्यूशन कब था, जब भैया वो ए के साथ मिल रहा था, और सी का वाई मास कब था, जब वो ए के साथ मिल रहा था। तो बी अकेला ए के साथ मिल रहा था तो एक्स का कंट्रीब्यूशन देता था, सी जब अकेला ए के साथ मिलता था तो वाई का कंट्रीब्यूशन देता था। अब बी और सी साथ में मिल रहे हैं, अब भैया बी और सी साथ में मिल रहे हैं और एक नया कंपाउंड बी सी बना रहे हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है कि बी एक्स और सी वाई का कंट्रीब्यूशन दे, क्योंकि बी तो बोलता है भाई मैं एक्स का कंट्रीब्यूशन तो ए के साथ देता था, तुम तो सी हो, मैं तुम्हारे साथ एक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा। और सी भी बोलेगा हाँ तो मैं भी वाई के साथ वाई का कंट्रीब्यूशन देता था ए के साथ, तो मैं तुम्हारे साथ वाई का कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना दूंगा, मैं तो कुछ और कंट्रीब्यूशन दूंगा। हमने कहा बताओ तो सही कितना कंट्रीब्यूशन दोगे, तो बी ने कहा मैं अब कंट्रीब्यूशन जो यहां दूंगा, बी ने कहा मैं जो यहां कंट्रीब्यूशन दूंगा, ध्यान से देखेंगे, वो कंट्रीब्यूशन यहां दूंगा यू मास का, और सी ने कहा मैं दूंगा वी मास का। मैंने कहा बढ़िया बात है, तुम रेशियो मतलब यहां पर तुम बी का कंट्रीब्यूशन यू है जो वहां एक्स था,
क्योंकि तब वो ए के साथ मिल रहा था, अब सी के साथ मिल रहा है तो अलग नखरे दिखा रहा है, तो बी का कंट्रीब्यूशन यू आ गया। और सी जो वहां पर वाई देता था, क्योंकि तब ए के साथ मिलता था, अब बी के साथ मिल रहा है तो अलग नखरा दिखा रहा है, बोलता है मैं वी का कंट्रीब्यूशन दूंगा। मैं कहा ठीक है अलग अलग कंट्रीब्यूशन दे दो, बट तुम्हारे मास का रेशियो तो यहां पर भी निकलेगा ना। बोले हाँ निकाल लो। हमने कहा निकाल लेते हैं। सो रेशियो ऑफ masses, ratio of masses of B and C when they combine directly, समझ रहे हो अंग्रेजी, जब ये डायरेक्टली कंबाइन होंगे, when they combine directly to form, क्या डायरेक्टली बना लेंगे, बी सी विल बी इक्वल टू, रेशियो क्या होगा, U अपॉन V। समझे रेशियो क्या होगा, U अपॉन V। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये रेशियो आएगा इनके मासेस का। तो भैया B और C के मास का रेशियो X अपॉन Y है, जब B अकेले में A से मिलता था और C अकेले में A से मिलता था, तो ये X अपॉन Y इनके मासेस का रिस्पेक्टिव रेशियो आता था। लेकिन जब B और C खुल्लम खुल्ला मिलने लगे, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के मिलने लगे, तो फिर कंट्रीब्यूशन अलग अलग देते थे। B बोलता था मैं U मास मिलाऊंगा, C बोलता था मैं V मास मिलाऊंगा, लेकिन तब भी दोनों के मास का रेशियो निकलता था। और दोनों के मास का रेशियो क्या निकलता था, U अपॉन V। तो भैया एक रेशियो हो गया X अपॉन Y, एक रेशियो हो गया U अपॉन V। अब भैया ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ कंबाइनिंग प्रपोर्शन, कि ये जो पुराना रेशियो है फ्रॉम 1 and 2, ये जो पुराना रेशियो है, यानी कि 1 and 2 इक्वेशन में जो 1 इक्वेशन वाला रेशियो है, वो या तो 2 इक्वेशन वाले रेशियो के एग्जैक्टली बराबर है या फिर उसके किसी इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है। ये बात कहता है वो। संपट पड़ी क्या बात, मतलब जो पुराना रेशियो है वो नए रेशियो के या तो बराबर है या फिर उसमें कोई नंबर ऑफ टाइम्स जो इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स होगा उसके बराबर होगा। ये वो रेशियो कहता है। तो या तो ये दोनों रेशियो इक्वल है, या तो ये दोनों रेशियो इक्वल है भाई, तो x अपॉन वाई विल बी इक्वल टू u अपॉन वी, या फिर u अपॉन वी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा ये, या फिर ये u अपॉन वी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। कुछ तो होगा इनका आपस में कनेक्शन, और वो कनेक्शन कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन के मल्टीपल्स में नहीं होगा, या तो एग्जैक्टली इक्वल होगा या फिर होल नंबर में होगा, या तो एग्जैक्टली इक्वल होगा या फिर होल नंबर में होगा, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल के होल नंबर में होगा। क्लियर हो गई बात, ये पूरी संपट पड़ गई बात। ये है लॉ। अभी एग्जांपल से और क्लियर होगा, ये मोटी बातें समझ में आ गई। अब लॉ पढ़ो। दिस लॉ विच इज समटाइम्स known as the law of equivalent weights deals with the case in which two elements combine with the third element, and it states that when two or more elements, यहां पर A B C ले लिया, combine separately with another element D, अच्छा यहां 4 एलिमेंट ले लिए, चलेगा, 4 एलिमेंट पे भी चलेगा, then the respective weights of these elements A B and C which combines with a fixed weight of another element D are in the same proportion। मतलब जब ये अकेले अकेले में डी से मिलेंगे तो उनका जो वेट का रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा एज दोज इन विच दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद इन देमसेल्व्स। मतलब जब ये डायरेक्टली मिल जाएंगे तो ये उसी रेशियो के उसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे, प्रोपोर्शन सेम होगा, ऐसा बोलना चाहिए, प्रोपोर्शन सेम होगा। तो सेम प्रोपोर्शन में मिलेंगे, यानी कि डायरेक्टली कब मिलेंगे, ए बी बी सी आपस में जब भी मिलेंगे तो सिंपल मल्टीपल्स ऑफ दीज प्रोपोर्शंस, या तो सिंपल प्रोपोर्शन में होंगे या फिर इनका सिंपल मल्टीपल होगा प्रोपोर्शंस का। सिंपल मल्टीपल मतलब पहले का रेशियो आ रहा है मान लो 2/3, तो दूसरा रेशियो दूसरे में जब ये डायरेक्टली मिलेंगे तो 2/3 की जगह 2/3 इंटू 2 हो जा सकता है, 2/3 इंटू 3 हो सकता है, 2/3 इंटू 4 हो सकता है। मतलब उसी रेशियो का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल।
ये कहता है हमारा फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। संपट पड़ी क्या बात? एग्जाम्पल देंगे तो और धमाका है भाई, एग्जाम्पल देंगे तो और धमाका है, बट एग्जाम्पल को जानने से पहले, ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास अगली स्लाइड में है, बट मैं एक दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा ये लॉ। पहले आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लपक लो, पहले तो पूरे का आप स्क्रीनशॉट लपक लो जल्दी से। ओके, नाउ सुनेंगे, यहां पर कहानी पूरी सुनेंगे दमदार तरीके से। तो हाँ, आपको दिए हैं 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद द थर्ड एलिमेंट से कार्बन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब 3 एलिमेंट्स अपने पास, कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। अब बताओ, हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं तो कौन से कंपाउंड बनाते हैं? सर हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं तो CH4 बना लेते हैं, यहां दिया हुआ है CH4 बना लेते हैं। तो ये कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं तो CH4 बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं, और CO2 और कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो CO2 बनाते हैं। ठीक है, तो तीनों के कॉम्बिनेशन है अपने पास तीनों के कॉम्बिनेशन से। बढ़िया बात है, तीनों के कॉम्बिनेशन से, तीनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ठीक है। अब सुनेंगे मेरी बात को। वाटर में और मीथेन में आप देखोगे हाइड्रोजन कॉमन है, बट दिक्कत यह है कि हाइड्रोजन का यहां जो मास है वो 2 है और यहां 4 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें यहां पर भी 2 लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहां पर जो H2O है, क्योंकि भैया फिक्स्ड मास तो देखो लेना पड़ेगा, फिक्स्ड मास आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको यहां 2H2O लेना पड़ेगा। पूछो 2H2O क्यों लेना है? क्योंकि मुझे CH4 में 4 हाइड्रोजन है, तो मैं चाहता हूं H2O में भी 4 हाइड्रोजन है। अब H2O में तो बोल ही रहे हो H2 2 ही हाइड्रोजन है, तो H2O को 2 गुना ले लो, तो 2H एक H2O में आते हैं तो फिर 4H आएंगे टोटल, तो भैया 4H हो जाएंगे, ये 2H2 4H हो जाएंगे। अब मेरी बात को समझना, अब समझना मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये हो गए 4H अपने, यहां हो गए 4H। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये 4H हो गए, 4H हो गए, तो यहां हाइड्रोजन का मास कितना है, यही निकाल लो। हाइड्रोजन का मास 4, और इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास 16, नहीं 16 इंटू 2, क्योंकि 2 है ना ये भी, तो 16 इंटू 2 इज 32, तो ऑक्सीजन का मास है 32। ये है हमारा X, ये हमारा X, याद है X पहले वाले में रेशियो जो था। ठीक है, और ये A हमारा H2 है और B हमारा ऑक्सीजन हो गया। फिर ये 4 हो गया हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन यहां 4 हो गया, तो हाइड्रोजन तो यहां पर भी कितना है? 4 है। लेकिन यहां कार्बन हमारे पास कितना है? कार्बन यहां पर देखोगे, कार्बन कार्बन सिर्फ एक एटम है, तो इट इज 12, कार्बन इज 12। ठीक है, तो कार्बन इज 12, और जहां कार्बन 12 है वो हमारा हो गया Y, ये हमारा हो गया Y। सो व्हाट कैन आई राइट? रेशियो ऑफ मासेस, किसके मासेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन when they combines with a fixed mass of, when they combine with a fixed mass of hydrogen is equal to X upon Y. In this case it is oxygen का mass which is 32 upon carbon का mass which is 12. Simplify करें तो ratio will be 8/3. Simplify करें तो ratio will be 8/3. तो ratio will come out to be 8/3. Keep this as ratio number 1. Keep this as ratio number 1. तो ये 8/3 हमारा ratio आ गया पहली बार में।
ठीक है, दिस वॉज द केस 1. नाउ केस 2, वी हैव दिस एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब अब इतने H के फिक्स्ड मास को गोली मार दी, बिकॉज अर्लियर H वॉज हैविंग अ फिक्स्ड मास. अब H के इनने फिक्स्ड मास को गोली मार दी, और भैया फिक्स्ड मास को गोली मार दी है, तो फिर अब H को ही गोली मार दी कहना चाहिए. तो सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली मिल रहा है. पहले कार्बन और ऑक्सीजन अकेले अकेले में हाइड्रोजन से मिलते थे, अब डायरेक्टली खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से सामने मिल रहे हैं. तो ये CO2 हो गया. अब CO2 में अगर खेल देखोगे तो कार्बन का मास कितना आएगा? कार्बन का मास एक एटम में तो 12, और ऑक्सीजन के 2 एटम में तो इट इज कमिंग आउट टू बी 32. ऑक्सीजन का 2 एटम में तो 32. तो सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनेंगे. सेकेंड पॉइंट क्या है? रेशियो ऑफ मासेस. किसका? उन्हीं 2 एलिमेंट का. किनका? ऑक्सीजन का और कार्बन का. ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन when they combines directly. अब ये डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं. सो when they combines directly to form कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाने के लिए? CO2. क्योंकि डायरेक्टली कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं? CO2 बना रहे हैं. तो उस समय रेशियो कितना होगा? ये रेशियो होगा. ये हो गया U और ये हो गया V. कार्बन पहले लेंगे, ऑक्सीजन बाद में लेंगे, तो U एंड V. तो इट विल बी U अपॉन V. और U अपॉन V यहां क्या है देखेंगे. U इज 32 एंड V इज 12. V इज 12. बोले भैया रेशियो 8/3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज रेशियो नंबर 2. अब पहले और दूसरे इक्वेशन में जो रेशियो आया है वो इस लॉ के हिसाब से या तो इक्वल आना चाहिए या फिर सिंपल मल्टीपल्स में आना चाहिए. उसी प्रपोर्शन में आना चाहिए या सिंपल मल्टीपल प्रपोर्शंस में आना चाहिए. देख लेते हैं भैया, x और y का रेशियो यहां 8/3 है, और यहां पर x बाय y का, यहां पर u और v का रेशियो भी 8/3 है. मतलब दोनों रेशियोज क्या हैं? सेम है. इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास 8/3 है, यहां पर भी हमारे पास 8/3 है, और यहां पर भी हमारे पास 8/3 है. तो ये दोनों रेशियोज क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. सो द रेशियोज आर एग्जैक्टली इन सेम प्रपोर्शन. सो वी कैन से रेशियोज आर एग्जैक्टली इन सेम प्रपोर्शंस. रेशियोज आर एग्जैक्टली इन सेम प्रपोर्शन. तो ये बिल्कुल किस में है? सेम प्रपोर्शंस में है. यहां सेम प्रपोर्शंस हो गए. संपट पड़ी बात. सेम प्रपोर्शंस का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सेम प्रपोर्शंस में है. सो द रेशियोज आर एग्जैक्टली इन सेम प्रपोर्शंस. 8/3 8/3. और अगर सेम ना होकर मल्टीपल में भी होता प्रपोर्शन तो भी लॉ को फॉलो कर रहा होता. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लॉ. संपट पड़ी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. मतलब भैया 3 लोग हैं, तुम हो और तुम्हारे 2 दोस्त थे. तुम हो, तुम्हारे 2 दोस्त थे, एक सीता और एक गीता. सीता की जैसे दोस्ती तुमसे है, सीता की जैसे दोस्ती तुमसे है, गीता की भी दोस्ती वैसे ही तुमसे है. सीता की जैसे दोस्ती तुमसे है, गीता की भी दोस्ती वैसे ही तुमसे है. अब तुम्हें गोली मार दी जाती है. समझना मेरी बात को. तो अब जो सीता और गीता की दोस्ती होगी वो दोस्ती भी या तो उतनी ही रेशो से होगी जैसे तुम्हारे साथ दोनों की अकेले अकेले में दोस्ती थी, वैसे ही दोनों की भी दोस्ती होगी, या उसी प्रपोर्शन में होगी. या तो प्रपोर्शन बिल्कुल सेम होगा या फिर उसी के मल्टीपल में होगा. वो प्रपोर्शन ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. इसे कहते हो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. तो यहां आता है कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. संपट पड़ी क्या बात. अभी एक और एग्जांपल लेंगे, बट ये बात क्लियर हो गई क्या? बिल्कुल क्लियर हो गई, एकदम भरनाट. बहुत बढ़िया. स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते. स्क्रीनशॉट लेंगे.
ओके, तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले, एक और दमदार एग्जांपल लेते हैं, तब मजा आती है भाई। एक और एग्जांपल लेंगे, यहां पर देखेंगे, ठीक है। 3 एलिमेंट और ले लेते हैं, 3 एलिमेंट और कोई से तुम्हारे दिमाग में भी आ रहे हो, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएंगे। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। कौन का ले ले अपन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। इस बार सल्फर का ले ले, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तुम्हें किसी और का लगता है, तुम किसी और का भी कंपाउंड ले सकते हो। जैसे चलो थोड़ा और बदल लेते हैं, थोड़ा और बदल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, नाइट्रोजन को इन्वॉल्व करते हैं इस बार। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें और मजेदार आएगा अपना, क्योंकि नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड्स बनेंगे ना, तो उसमें मजा आएगी तुमको। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। पहला कंपाउंड भैया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का, अमोनिया। ये हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। अब अपन एक N और O का जुड़ा हुआ कंपाउंड ले लेते हैं और बढ़िया लेते हैं N2O, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। क्योंकि मैं थोड़ा सा नाइट्रोजन का मास अलग करके भी देखना चाह रहा हूं, क्योंकि फिक्स्ड मास सामने दिखता है तो तुम्हें लगता है फिक्स्ड ही होगा। कई बार फिक्स्ड करना भी पड़ता है भाई, मास को फिक्स्ड करना भी पड़ेगा, तो फिक्स्ड भी करेंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्टली लपेट ले तो सर H2O, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डायरेक्टली लपेट ले तो H2O, तो ये H2O हो जाएगा। अब सुनेंगे, अब सुनेंगे यहां पर, अब सुनेंगे यहां पर बात को। NH3 और N2O में यहां नाइट्रोजन का कितना मास है सर? एक एटम है तो 14। यहां कितना है सर? यहां है 28। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना मास है सर? 3 है तो 3। और यहां ऑक्सीजन का कितना मास है सर? 1 है तो 16। अब दिक्कत क्या है कि कोई भी मास फिक्स्ड नहीं है, तो मैं इस केस में इन दोनों में कोई फिक्स्ड मास बना लूंगा। किसका बनाऊंगा? जो कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। तो अपन नाइट्रोजन का फिक्स कर देते हैं। अब 14 और 28 में 14 को बढ़ा सकते हैं इंटू 2 करके। तो यहां पर अपन कितने मोल ले लेंगे? 2 मोल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2NH3। चलेगा, ये चलेगा, रेशो आना है ना, तो 1 मोल में ना से 2 मोल में आएगा, आएगा तो उसी कंपाउंड में। रेशो सेम आने चाहिए, तो मोल डबल ट्रिपल आप ये कर सकते हो। तो नाइट्रोजन, अब ये 14 इंटू 2 28 हो गया, तो मतलब नाइट्रोजन का जो मास हो गया वो फिक्स्ड हो गया। नाइट्रोजन का जो मास यहां पर हो गया वो फिक्स्ड मास हो गया। ये नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास हो गया। और कितना मास हो गया? 28। हां, अब 2 मोल के तो हाइड्रोजन भी डबल हो जाएगा। हाइड्रोजन डबल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। 3 था ना पहले, तो 6 आ गया, तो हाइड्रोजन का मास आ गया 6। यहां नाइट्रोजन 28 है, क्योंकि दोनों तरफ 28 है, तभी मैंने फिक्स्ड मास लिखा है। ऑक्सीजन इज 16, ऑक्सीजन इज 16। सो नाउ क्या देखेंगे? रेशियो ऑफ मासेस ऑफ किसका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का when they combine with fixed mass of nitrogen to form, when they combine with fixed mass of nitrogen to form ammonia and N2O respectively. Ammonia and N2O respectively. To form ammonia and N2O respectively are. क्या होगा? तो किसका रेशियो निकालना है अपने को? अपने को निकालना है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का मास कितना है? यहां पर बोलेंगे 6 अपॉन ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो दिस विल बिकम 6 अपॉन 16। इसको 6 अपॉन 16 ही रहने दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मत करो सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत नहीं है, 6 अपॉन 16 ही रहने दो। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब अगर H2O डायरेक्टली कंबाइन होता, मतलब इसमें H और O डायरेक्टली कंबाइन होते, तो भैया H का मास कितना आता? 2 एटम है तो 2,
और ऑक्सीजन का एक एटम में तो ऑक्सीजन है 16, ऑक्सीजन एक ही एटम में तो ऑक्सीजन है 16, तो यहां रेशो कितना आ गया 2/16, U/V का रेशो, ये x था ये y था, तो x/y इस 6/16 आ गया, ये u था ये u हो गया और ये v हो गया, तो u/v का रेशो इस 2/16। तो रेशियो ऑफ मासेस, किसका मासेस है, सेम जिसका लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली, लेकिन ये कब होगा, जब ये डायरेक्टली कंबाइन होगा। सो व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे डायरेक्टली कंबाइन होकर, वाटर, तो टू फॉर्म H2O। सो व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली टू फॉर्म H2O R, बोलेंगे रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, यहां लपेटेंगे हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, बोले हाइड्रोजन का मास 2 एटम तो 2 और ऑक्सीजन का एक एटम तो 16, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/16। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्लियर दिख रहा है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्लियर दिख रहा है 1 and 2 से कि H/O का रेशियो इनडायरेक्ट वाला वो H/O के रेशियो के 3 से गुना करने पर मिलेगा, जो H/A डायरेक्ट आ रहा है। कैसे पता, यहां देख लो, एक रेशियो आ रहा है 6/16 और एक आ रहा है 2/16, तो हमें पता 6/16 2/16 इक्वल नहीं है। हमने कब कहा कि हमेशा इक्वल आएंगे, हमेशा सेम प्रोपोर्शन में आएंगे, हमने तो कहा ये इंटीग्रल प्रोपोर्शन में होगा। तो 2/16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, तो 2/16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम नंबर आएगा। बोलो संपट पड़ी क्या बात, क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो मैंने क्यों स्क्रीनशॉट लेने को बोला, क्योंकि समझना मेरी बात को, ये रेशियो है 6/16, ये रेशियो है 2/16, दोनों रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। बट ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कब है, अलग अलग है, जब नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ मिल रहे हो। ये रेशियो कब है, जब साथ में मिल रहे हैं, मुझे मालूम है 6/16 और 2/16 इक्वल नहीं है, ना होंगे, लेकिन हमने कब कहा कि रेशियो हर बार प्रोपोर्शन में होंगे, रेशियो इंटीग्रल मल्टीपल में भी तो हो सकते हैं। तो 2/16 और 6/16 में हमें पता है कि 2/16 और 6/16 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 2/16 में, तो 6/16 आ जाएगा। 6/16 में अगर 2/16 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/16 आएगा। तो जो पुराना रेशियो है R1 वो सेकेंड रेशियो का 3 टाइम्स आ गया, और हमने ये कहा था कि इंटीग्रल टाइम्स भी हो सकते हैं रेशियोज। पुराना रेशियो इज R1 6/16, वो नए रेशियो 2/16 के 3 टाइम्स आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। तो पुराना रेशियो जो होगा वो या तो नए रेशियो के बराबर होगा या फिर उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। यह है मल्टीपल प्रोपोर्शन। संपट पड़ी बात। तो यह मल्टीपल प्रोपोर्शन है जिसके हमने पर्याप्त एग्जाम्पल देखे हैं, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सारी चीजें हैं, ये वही H2 और CO2 को लेकर जो अपन ने पहले डिस्कशन किया था, ये वाला पार्ट वही है। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और भी कई एग्जांपल्स है, तुम खुद भी कुछ एग्जांपल्स बना सकते हो। कुछ नहीं करता, 3 एलिमेंट ले लो, 3 एलिमेंट से आपस में इंटरचेंज करके 3 कंपाउंड बनाओ। 2 कंपाउंड पहले जो बनेंगे उसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा उसका मास फिक्स कर लो, बाकी 2 का रेशियो निकालो, और जो तीसरा कंपाउंड होगा जिसमें वो फिक्स मास वाला एलिमेंट नहीं होगा, फिर जो 2 बच गए जिनका रेशियो पहले निकाला था, अब उनका डायरेक्ट रेशियो निकालो। पुराना रेशियो डायरेक्ट रेशियो या तो इक्वल होगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ये बात है। संपट पड़ गई क्या बात, एकदम क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हमारा 4th लॉ खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा सिर्फ आखिरी लॉ बचा है, गेल यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स,
जिस पर हम बात करेंगे और जिसके बाद आपको डीपीपी मिलेगी 30 क्वेश्चंस की, क्योंकि उस डीपीपी को सॉल्व करेंगे हम। तो जब पूरे क्वेश्चंस होंगे वो पूरे क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे, तो वो आपको पहले खुद सॉल्व करना है एक दिन, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा वीडियो सॉल्यूशंस में। और इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट के चैनल पर आपको लगातार ये कंसेप्ट वीडियोस मिलते रहेंगे, लगातार डीपीपी मिलती रहेगी, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलाकर लगभग 1500 क्वेश्चंस हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, और लाइव डाउट सेशंस होंगे वीक में एक बार। इसके अलावा मोटिवेशनल सेशंस, एग्जाम नोटिफिकेशंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलेगा। एंड काउंट ऑन मी, ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 100% फ्री एजुकेशन आपको मिलेगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पर चर्चा करेंगे, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का आखिरी लॉ है। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना है, चैनल का लिंक सबको सब्सक्राइब, खुद भी सब्सक्राइब करना है और चैनल का लिंक सबको सेंड करना है। चैनल सब्सक्राइब भी करना है और चैनल का लिंक सबको सेंड करना है। जितने लोग जेईई की प्रिपरेशन के लिए भटक रहे हैं या कोई अच्छा चैनल जेईई केमिस्ट्री का नहीं मिल रहा है, उनको ये चैनल जरूर रेफर करना है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।